हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। मैं आलोक आपके समक्ष आज संचय भाग 2 के अध्याय 3 राही मासूम राजा द्वारा रचित टोपी शुक्ला लेकर प्रस्तुत हूँ। लेखक परिचय। राही मासूम राजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगौली गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में पीएचडी करने के बाद उन्होंने कुछ साल तक वहीं अध्यापन कार्य किया। फिर वह मुंबई चले गए और जहां सैकड़ों फिल्मों की पटकथा, संवाद और गीत लिखे। प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत की पटकथा और संवाद लेखन ने उन्हें इस क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कर दिलाई। राही मासूम राजा एक ऐसे कवि कथाकार थे जिनके लिए भारतीयता आदमियत का पर्याय थी। इनके पूरे लेखन में आम हिंदुस्तानी की पीड़ा, दुख, दर्द, उनकी संघर्ष क्षमता की अभिव्यक्ति है। राही ने जनता को बांटने वाली शक्तियों, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों, संस्थानों का खुला विरोध किया। उन्होंने संकीर्णताओं और अंधविश्वासों, धर्म और राजनीति के स्वार्थ गठजोड़ आदि का भी बेनकाब किया। राही मासूम रजा की प्रमुख कृतियां हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, कटरा बी आरजू, असंतोष के दिन, नीम का पेड़, सभी हिंदी उपन्यास, मोहब्बत के सिवा उर्दू उपन्यास, मैं एक फेरी वाला कविता संग्रह, नया साल, मौजे गुल, मौजे सबा, रक्से में, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, सभी उर्दू कविताएं संग्रह, 1857 हिंदी उर्दू महाकाव्य और छोटे आदमी की बड़ी कहानी जीवनी। राही का निर्धन 15 मार्च 1992 को हुआ। पाठ का संक्षिप्त परिचय। राही मासूम रजा के उपन्यास टोपी शुक्ला के इस अंश के पात्र भी अपनेपन की तलाश में भटकते अटकते नजर आते हैं। कथानायक टोपी के अपनेपन की पहली खोज पूरी होती है अपने दोस्त अजीज इफ़न की दादी माँ में, अपने घर की नौकरानी सीता में और अपने ग्रामांचल की बोली बानी में। कहते हैं, प्रेम न माने जात पात, प्रेम न जाने खिचड़ी भात। टोपी को भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि जिसके आंचल की छांव में बैठकर वह स्नेह का अपार भंडार पाता है, प्रेम के सागर में गोते लगाता है। उनका रहन सहन क्या है, उनका खान पान क्या है, रीति रिवाज क्या है और सामाजिक हैसियत क्या है। हालांकि टोपी के पिता एक जाने माने डॉक्टर हैं, परिवार भी भरा पूरा है, घर में किसी भी चीज का अभाव नहीं था, फिर भी वह लाख मना करने के बावजूद इफ़न की हवेली की तरफ बरबस खिंचा चला जाता है। काश उसे वहां जाने से रोकने वाला परिवार के लोग कभी इस बात का भी पता लगाने की जहमत उठाते कि टोपी जैसा आज्ञाकारी बालक आखिर उनकी एक यही हिदायत क्यों नहीं मानता। पाठ का सार। राही मासूम रजा के उपन्यास टोपी शुक्ला का यह अंश है। कथा का नायक है टोपी शुक्ला। टोपी के पिता एक जाने माने डॉक्टर हैं। उनका परिवार भरा पूरा है, घर में किसी चीज का अभाव ना था। टोपी का दोस्त था इफ़न। टोपी इफ़न को सदा इफ़न कहता था। वैसे टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी अधूरे हैं, बल्कि बेमानी है। इफ़न के घर चलना जरूरी है। वैसे तो इफ़न की कहानी बहुत लंबी है, पर उतनी जानना जरूरी है जितनी वह टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। इफ़न इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का अटूट हिस्सा है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करना कोई जरूरी नहीं है, हमें कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। इस कहानी के दो चरित्र हैं, एक बलभद्र नारायण शुक्ला, इन्हें टोपी कहा गया है, और दूसरे सैयद जरगाम मुर्तुजा, इन्हें इफ़न कहा गया है। इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन भी हिंदुओं का छुआ नहीं खाते थे, परंतु वे जब मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश
करबला ले जाए जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इरफान की परदादी भी हिंदुओं का छुआ नहीं खाती थीं। वह बड़ी नमाजी बीबी थीं, पर जब उनके इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वे चारपाई के पास एक टांग से खड़ी होकर बोली, माता, मेरे बच्चे को माफ कर दो। वे पूरब की रहने वाली थीं और 9-10 बरस की आयु में ब्याह कर लखनऊ आईं। जब तक जिंदा रहीं पूर्वी बोली बोलती रहीं। इरफान को छठी और मुसलमानी पर उन्होंने जी खोलकर जश्न मनाया। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थीं, बल्कि एक जमींदार की बेटी थीं। वहां से दूध घी खाती हुई आई थीं, पर लखनऊ में वे दही के लिए तरस गईं। लखनऊ आते ही उन्हें मौलवीन बन जाना पड़ता था। उनके पिता हर वक्त मौलवी ही बने रहते थे। जब वे मरी तो उन्हें बनारस के फातमैन में दफना दिया गया, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। तब इरफान चौथी कक्षा में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। वह रात को तरह तरह की कहानी सुनाया करती थी। उसे दादी की भाषा बड़ी अच्छी लगती थी, जैसे तऊ बादशाह का की हिंस की तुरंते एक ठो हिरन मार लिया वा। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई। इरफान की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी दिखाई दी। अपनी दादी से उसे नफरत थी। जाने वह कौन सी भाषा बोलती थी। टोपी जब भी इरफान के घर जाता उसकी दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता था। एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। खाना मेज कुर्सी पर होता था। एक दिन बैगन का भुर्ता बना। टोपी को यह बहुत अच्छा लगा। वह बोला, अम्मी, जरा बैगन का भुर्ता। अम्मी शब्द सुनकर सबके हाथ रुक गए। सुभद्रा देवी ने सवाल किया, तुमने यह अम्मी शब्द कहाँ से सीखा? टोपी ने उत्तर दिया, हम इरफान से सीखा है। राम दुलारी खाना परोस रही थी। बोली, ते कौनो मियाँ के लइका से दोस्ती लिहले बाय कारे। इस पर सुभद्रा देवी चिढ़ गईं। बहू, तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गंवारों की यह जवान ना बोला करो। अब लड़ाई का मोर्चा बदल गया। जब डॉक्टर भृगुनारायण नील तले वाले को यह बात पता चली तो वे अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कलेक्टर साहब से कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए, क्योंकि टोपी ने उनके लड़के से दोस्ती गांठ ली थी। सुभद्रा देवी तो खाने की मेज से उठ गईं, पर राम दुलारी ने टोपी को बहुत मारा। पर टोपी ने इरफान के घर जाने से रुकने के लिए हाँ नहीं भरी। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। दूसरे दिन जब वह स्कूल में इरफान से मिला तो उसने सारी बातें बता दी। दोनों ज्योग्राफी का घंटा छोड़कर खिसक गए। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे। टोपी केवल फल खाता था। टोपी का कहना था कि हम अपनी दादी आपस में बदल लें, पर यह बात इरफान को संभव नहीं लगी। तभी नौकर ने आकर सूचना दी कि इरफान की दादी मर गई है। शाम को जब टोपी इरफान के घर गया तो वहां सन्नाटा पसरा पड़ा था। एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। टोपी ने इरफान से कहा कि यदि तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो अच्छा होता। टोपी ने 10 अक्टूबर 1945 को कसम खाई कि वह ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके बाप की बदली होती रहती है। इसी तारीख को इरफान के पिता का ट्रांसफर मुरादाबाद हो गया था। अब टोपी अकेला रह गया था। नए आए दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरनाम सिंह के 3 लड़कों में से उसका कोई दोस्त नहीं बन पाया। डब्बू बहुत छोटा था, नीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू केवल अंग्रेजी बोलता था। उनमें से किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, अतः वह बंगले में चला गया। वे तीनों क्रिकेट खेल रहे थे। उनके साथ टोपी की कहासुनी हो गई, क्योंकि नीलू गलत बोल गया था। डब्बू ने ऑलशिशियन को सुस्कारा दिया। टोपी के पेट में 7 सुइयां भोंकी तो टोपी के होश ठिकाने आ गए। फिर कभी कलेक्टर के बंगले का रुख नहीं किया। घर की बूढ़ी नौकरानी सीता उसका दर्द समझती थी। एक बार की बात है, जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया था। भैरव के लिए भी नया कोट बना।
था। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, पर था तो उतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। टोपी को जाड़ा खाने के लिए कहा गया। वह दादी से भी अकड़ गया तो दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। वह 10वें दर्जे में पहुंच गया था। वह 2 साल तो फेल हुआ था। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम ना था। अपने भरे पूरे घर की तरह वह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसी किताब को पढ़ते टोपी को शर्म आती थी। अब्दुल वहीद ने उसको ऐसा तीर मारा कि टोपी बिलबिला उठा। अब टोपी ने पास होने की कसम खाई। इसी बीच चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगुनारायण चुनाव में खड़े हो गए, पर उनकी जमानत जब्त हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। ऐसे वातावरण में टोपी का पास हो जाना काफी था। यह था पाठ का सार। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।